बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको केमिस्ट्री की क्लास के अंदर एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। और लास्ट टाइम जो हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था और उसकी डेरिवेशन हमने देखी थी, आखिर में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था टास्क करने के लिए। उसके अंदर ये था, मैंने कहा था डिफरेंस जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट का वो बढ़ता जाता है। R2 माइनस R1 ये स्मॉलर डिफरेंस होता है, R3 माइनस R2 ये थोड़ा सा बड़ा होता है, R4 माइनस R3 ये डिफरेंस और ज़्यादा होता है। और अगर इसको मैं आसान अल्फाज के अंदर बताऊं तो वो ये कि ये जो अगर जितना दूर जाते जाएं तो एक ख़ास स्पेस नहीं होती। मैं अगर आपको समझाना चाहूँ कि पहला ऑर्बिट जो है, न्यूक्लियस अगर यहाँ पे मौजूद है, पहला ऑर्बिट यहाँ है तो दूसरे को इसी फासले के मुताबिक होना चाहिए। वो कहते हैं इसी फासले के मुताबिक नहीं है, दूसरा इससे 3 गुना ज़्यादा फासले पे है, फिर चौथा इससे 9 गुना ज़्यादा फासले पे है, अगला इससे 16 गुना ज़्यादा फासले पे है न्यूक्लियस से। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन इतना दूर है। वो कहते हैं कि ये जो फासला है रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, रेडियस 4, ये ऑर्बिट नंबर हैं, तो ये फासला बराबर क्यों नहीं है और क्यों ज़्यादा बढ़ता जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आंसर ढूंढा होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो ये बेटा, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, ये न्यूक्लियस है, इससे अगर पहला शेल है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जब ये न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो याद रखिए हमने 9th क्लास के अंदर एक इफ़ेक्ट पढ़ा था जिसको शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस पर कशिश है वो मुकम्मल नहीं हो पाती। उनकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और उसके दरमियान में कुछ और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। मैं पहले अगर दूसरी शेल की बात करूँ, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनके रास्ते में इसकी अट्रैक्शन आ जाती है, ये पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट काज करते हैं। क्या करते हैं जी? शील्डिंग इफेक्ट। तो ये शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या करता है? अट्रैक्शन को कम कर देता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर कम कर देता है। जब ये अट्रैक्शन कम हो जाती है तो बेटा अट्रैक्शन कम होने से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है न्यूक्लियस से, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑर्बिट कोई फिक्स रास्ते नहीं होते। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक अट्रैक्शन होती है कि अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है और हरकत करने लग जाता है, अगर अट्रैक्शन कमज़ोर है तो ये न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। ये वजह होती है कि जैसे जैसे ये शेल बढ़ते जाते हैं तो इनके दरमियान फासला ज़्यादा होता जाता है। इसकी वजह यह है कि एक तो फासला ज़्यादा है, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। कौन सा, क्या इफेक्ट ज़्यादा है? शील्डिंग इफेक्ट। अगर मैं बात करूं पहले शेल की, तो पहले शेल के रास्ते में दूसरे शेल के रास्ते में और न्यूक्लियस के दरमियान सिर्फ एक शेल के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो 2 हैं। अगर मैं बात करूं तीसरे शेल की, तो इसके रास्ते में दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, पहले शेल के इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट हो रही है, अट्रैक्शन और कम, इसलिए वो ज़्यादा दूर। और अगर मैं चौथे शेल की बात करूं तो इसके रास्ते में तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, दूसरे के भी और पहले की भी, तो ये हिंड्रेंस, रुकावट काज करते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन मुकम्मल नहीं हो पाती और ये फासला बढ़ जाता है। इसलिए रेडियस जो है ना, ख़ास मखसूस वक्फे नहीं है, बल्कि ये तब्दील होते रहते हैं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, उस टॉपिक का नाम है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट मालूम किया था, इसी तरह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी होती है। और जैसा कि हमने कहा था कि न्यूक्लियस से दूर होते जाएं, शेल्स के अंदर इजाफा होता जाए, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है। पहले हम निकालते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, एनर्जी 2 किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो इसकी हरकत की वजह से है, और दूसरी का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो उसकी पोजीशन की वजह से होती है। आइए हम देखते हैं पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी को। यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी की अगर आप फार्मूला देखें तो नॉर्मल फार्मूला आपने जो पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। क्या है जी? हाफ mv²। ये आपने पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अब इसके अंदर चूंकि ये इलेक्ट्रॉन की है तो हम इलेक्ट्रॉन का फार्मूला इसके अंदर पुट करेंगे।
क्या मतलब इलेक्ट्रॉन का फार्मूला, कि हमने वेलोसिटी निकाली थी v स्क्वायर की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का जब हम रेडियस मालूम कर रहे थे शेल का, v स्क्वायर की जो हमने वैल्यू निकाली थी तो वो हम वैल्यू पुट करेंगे और वो वैल्यू क्या थी आप पिछली इक्वेशन से भी देख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम, एप्सिलॉन नॉट आर एम। तो ये बेटा आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू है। वी स्क्वायर की वैल्यू बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1 आप लिख दें इसको, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, आप इन इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। तो जब आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है ज़रा देख लें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, वी स्क्वायर की जगह पे आप लिखेंगे जी स्क्वायर जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। अब यहाँ पे देखें क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, m के साथ कैंसिल हो चुका है, तो आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी, 4 और 2 अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाता है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी की वो ये, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 या आप लिख दें जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और m हमारे पास ये ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है और आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। इक्वेशन को नंबर दिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो और आप उसको मेंशन कर सकें। बेटा जहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी तो मालूम कर ली हुई है, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है जी? पोटेंशियल एनर्जी। आइए जी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं। एक बात याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज़ की पोजीशन की वजह से होती है, किसी चीज़ की पोजीशन की वजह से होती है। उससे पहले कि मैं पोटेंशियल एनर्जी को बताऊं, एक बात मैं यहाँ क्लियर करता जाऊँ, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू हमने 2 जगह पे ली थी, अगर आपको याद हो तो रेडियस मालूम करते वक्त। एक कहा था हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और एक कहा था हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर भी वी स्क्वायर की वैल्यू थी और सेंट्रीफ्यूगल के अंदर भी, तो हमने सेंट्रीफ्यूगल वाली वैल्यू ली है, सेंट्रीफ्यूगल वाली वैल्यू ली है। वो क्यों ली है? वो इसलिए कि सेंट्रीफ्यूगल से मुराद ये है कि वो इलेक्ट्रॉन खुद जो हरकत कर रहा है, ये जो दायरे में हरकत कर रहा है, ये इसकी अपनी हरकत नहीं है, सिर्फ ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से दायरे के अंदर हरकत है। अपनी हरकत क्या है? दायरे से बाहर निकलने की, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और वहाँ से जो वेलोसिटी आई थी हमने वो वैल्यू पुट किया वी स्क्वायर। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज़ की क्या होती है, उसकी पोजीशन की वजह से होती है। अगर मैं इसको छोड़ूं जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, ज़मीन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, यहाँ पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। क्या मतलब? इसको मैं छोड़ूंगा तो ये हरकत करेगा और उसके बाद क्या होगा? फासला तय करेगा। तो एक बात याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन के बराबर लिया जाता है। किसके? वर्क डन के। वर्क डन से मुराद होता है कि आपको फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं वर्क डन, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन इज इक्वल टू, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। तो ये आपके पास एफ डी जिसको हम लिखते हैं, तो ये वर्क डन का फोर्स भी होती है इसमें और डिस्टेंस भी तय करती है, तब ये बन के वर्क डन और जो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ से आपने एक और पॉइंट ले लिया कि वर्क डन इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी हम उसको ले सकते हैं कि ये इतना काम करने की, इतना वर्क करने की इसके अंदर पोटेंशियल है, तो वो वर्क करने की पोटेंशियल है, तो दरअसल वो पोटेंशियल एनर्जी ही है। अच्छा, अगर हम बात करें कि फोर्स क्या होगी और यहाँ से हमने डिस्टेंस क्या लेना है, इसको आपने ज़रा समझना है। बेटा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, यहाँ पे एक न्यूक्लियस मौजूद है और इसकी इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन की मैं एनर्जी मालूम करने जा रहा हूँ। क्या मालूम करने जा रहा हूँ? एनर्जी मालूम करने जा रहा हूँ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बेसिकली मौजूद है यहाँ पे, अब इस इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी मालूम करनी है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से यहाँ पहुँचे
तो कितनी एनर्जी लगती है इसकी, कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो हमने एक तरीक़ाकार पढ़ा है मैथमेटिक्स के अंदर, इन्फिनिटी रूल और इंटीग्रेशन रूल। तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से मुराद ये है कि कोई फासला हमें पता नहीं है कि वो कितना है, इन्फिनिटी से अगर इस शेल के अंदर लाया जाए तो जितना वर्क डन करना पड़ता है वो दरअसल इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। इन्फिनिटी पोजीशन से इस पॉइंट तक जो कि रेडियस आर है, इसको क्या कहते हैं जी, आर तक लाने के लिए जितना वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब आपने एक बात यहाँ पे देखनी है कि इन्फिनिटी टू आर और इसका जो फासला हमने लिया है वो फासला हमने डी आर ले लिया, डेल्टा आर। अब ये फासला डेल्टा आर हो गया और ये इन्फिनिटी से यहाँ पे क्यों आ रहा है, कौन सी फोर्स इसको खींच के ला रही है? बेटा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की फोर्स इसको यहाँ खींच के ला रही है। कौन सी फोर्स? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स इसको यहाँ खींच के लेके आ रही है। तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की फोर्स है, हमने कल कोलम लॉ पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि कोलम्स लॉ अट्रैक्शन की वजह से अप्लाई होता है और वही फोर्स होती है। कौन सी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो ये फोर्स हो जाएगी जिसको हम कोलम फोर्स कहेंगे और ये डेल आर इसका फासला हो जाएगा। तो आइए हम लिखते हैं फोर्स क्या है, जेड ई स्क्वायर जो हमने कल लिखी थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डेल आर। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये तो हमारे पास वर्क डन आ चुका है। अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है और डेल आर जो डेल्टा आर से मुराद है कि हमने इस पूरे फासले को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया था, मुख्तलिफ हिस्सों में, क्योंकि इन्फिनिटी से हमें नहीं पता कि ये फासला कितना है। ये रूल आप पढ़ेंगे फिज़िक्स के अंदर भी और मैथ के अंदर भी कि जब ज़्यादा फासला हो तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में लिया जाता है और इस छोटे हिस्से को डेल आर हमने कहा है। क्या कहा है हमने? डेल्टा आर, छोटा सा डेल्टा आर। अब डेल आर तो छोटा सा फासला है, हमने ये सारा फासला लेना है। क्या लेना है? इन्फिनिटी से लेके आर तक सारा फासला लेना है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इस सारे फासले को क्या करेंगे? इंटीग्रेट से मुराद होता है इन सारे फासलों को जमा करना, इकट्ठा करना। ये छोटे छोटे जो पैचेस मैंने बनाए हैं, ये पैचेस, ये पैच, ये डेल आर है, ये अलग से डेल आर है, ये अलग से डेल, ये अलग से डेल आर। अब ये डेल आर को हम क्या करने जा रहे हैं? इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। बेटा ठीक है, ये मैथ का रूल है। आइए हम देखते हैं। इंटीग्रेशन का तरीकाकार ये होता है कि आप जब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। इंटीग्रेशन का रूल ये है, ये इंटीग्रेशन की अलामत है। आपने कहाँ से शुरू किया फासला? इन्फिनिटी से। जहाँ से शुरू किया है उसको आपने नीचे लिखना है, इन्फिनिटी, और कहाँ तक लेके आए? आर डिस्टेंस तक। आर डिस्टेंस तक आप लेके आए हैं। इन सब फासलों को आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे आगे वैल्यू लिख देंगे जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डेल आर। क्या है जी? डेल आर। यहाँ से एक बात आप मुझे बताइए कि हमने ये इंटीग्रेशन किन पर अप्लाई किया है? फासलों पर अप्लाई किया है, एटॉमिक नंबर पर, इलेक्ट्रिक चार्ज पर, पाई पर, एप्सिलॉन नॉट पर, किस पर अप्लाई किया है? इन फासलों को जो डेल आर हमने लिए इनको इकट्ठा करने जा रहे हैं। बहुत सारे फासले जो हैं उनको हम इंटीग्रेट, जमा करने जा रहे हैं, इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो जब उन फासलों को ले रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ ये फासला रहने दूंगा आर और बाकी सबको कांस्टेंट करके एक साइड पे ले जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर को छोड़ देंगे, आप बाकी वैल्यूज़ को अलग कर लिया। ये आपके पास आर और देन ये इन्फिनिटी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? 1 ओवर आर स्क्वायर और डेल आर, 1 ओवर आर स्क्वायर इंटू डेल आर। अब ये बेटा आपके पास ये लिमिट्स हैं, इसको बोलते हैं लिमिट्स। इन्फिनिटी टू आर ये लिमिट है और ये इंटीग्रेशन की लामत है। 1 ओवर आर स्क्वायर पर अप्लाई किया और डी आर। अब ये मैथ का एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इसको हल करना है। अगर ये कंडीशन हो तो इंटीग्रेशन का एक रूल है वो अप्लाई किया जाता है। वो रूल क्या है? आइए हम वो रूल देखते हैं।
रूल को समझने के लिए सबसे पहले आपने रूल को, अगर आप इसी तरह हल करते जाएं तो आपकी मर्ज़ी है, मतलब इसी तरह ये सारा सेटअप साथ लिखते जाएं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर इस इंटीग्रेशन को हल करके और अगली वैल्यू पुट कर दें वो ज़्यादा आसान है, और वो भी आसान है और आसानी से लिखा जा सकता है। तो आप इसको पहले हल कर लें अलग से और फिर इसको आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। आप पहले इसको समझेंगे कि ये हल कैसे होगा। याद रखें ये डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेशन है। डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाती हैं, लेकिन जब आप लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं, तो लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। आइए हम इसको हल करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन रूल। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन रूल, ये बुक के अंदर बेटा बात नहीं है, इसलिए आपने आसानी से यहाँ पे समझ जानी है ताकि आपको फिर दोबारा कोई कन्फ्यूजन ना हो। इंटीग्रेशन रूल के मुताबिक क्या है कि जब आप ये अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक बात है, आप इसको लिख देते हो इंटीग्रेशन, अभी आप उसी तरह लिख दें दो आर 1/r² को, अगर r² को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, r की पावर -2, क्या बन जाएगा -2 और साथ dr। अब आप जब अप्लाई करते हो ना इसको इंटीग्रेशन को, ये ख़त्म हो जाती है, इंटीग्रेशन की लामत ख़त्म हो जाएगी। इंटीग्रेशन की लामत जब ख़त्म होगी तो ये आपके पास डेरिवेशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एक रूल है, ये एक तरीक़ाकार है। क्या है तरीक़ाकार? वो तरीक़ाकार क्या है, आपने जस्ट ये सिंपल लाइन लगा देनी है, अप्लाई करना है। जब r की पावर पहले -2 थी, आपने एक काम करना है, याद रखना है, इसके अंदर +1 कर देना है। क्या कर देना है, +1। -2 पहले था, +1 आपने कर दिया। ये बात याद रहेगी, कोई मुश्किल तो नहीं है, ये अप्लाई किया रूल। अब आप इसको डिवाइड करोगे, इसके बटा डालोगे, जो इसकी पावर जैसे लिखी हुई है -2 + 1, इसके बटे में वही चीज़ लिख दोगे। ये ऐसा क्यों है, ये इंटीग्रेशन का एक रूल है, इस रूल को आपने याद रखना है और जानना है। तो आप इसकी पावर को नीचे भी इसी तरह लिख दोगे -2 + 1। अब ये आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो चुकी है और ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेप आपको याद हो गया होगा और समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए -2 + 1 क्या आंसर आएगा, r की पावर -1 और डिवाइडेड बाई -1। अब एक बात याद रखें, ये -1 पावर का है और ये -1 पावर का नहीं है, ये बेस का है। ठीक है, पावर का -1 जब प्लस ऊपर से नीचे आए तो वो इलामत चेंज हो जाती है, लेकिन बेस वाली इलामत उसी तरह रहती है, चाहे इसको ऊपर भी ले जाएं। समझ आ रही है बात की? आइए देखते हैं। -1 r ऊपर है ना पावर में, अगर r को मैं नीचे ले आऊँ तो r की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये आपके पास, और 1 को आप ऊपर भी ले जाएं तो 1 ही रहेगा, कोई बात नहीं। और माइनस की इलामत इसके साथ है, यहाँ पे माइनस चेंज नहीं होगा। माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चेंज नहीं होता, पावर में हो तो वो माइनस चेंज हो जाता है। जिस तरह मैंने ये कहा था -1 है तो नीचे आएगा तो r की पावर +1 लिख देते हैं, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये -1/r ये आपके पास आंसर आ चुका है इस इंटीग्रेशन के अप्लाई करने का। ये स्टेप बेटा आपको याद होने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो ये अगर वैल्यू आपने निकाल ली इंटीग्रेशन की, आप इस इंटीग्रेशन के अंदर ये पुट कर दें। ज़रा पुट करें, क्या आंसर आता है आपके पास। मैं डायरेक्ट -1/r को इस फार्मूले में भी शामिल कर रहा हूँ। -1/r करेंगे शामिल तो माइनस बाहर आ जाएगी, -ZE², 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा, बटा 4πε0r। अब ये इंटीग्रेट हो गया है सारा, ठीक हो गया। ये रूल बेटा आपने अगर नहीं समझा तो दोबारा समझ के और इसको आसानी से लिख लें। ये वीडियो आप दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें बेटा, हमारे पास टाइम कम है और ताकि इसको हम ख़त्म करें, यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट करोगे। क्या करोगे, r की वैल्यू, r क्या है, बेसिकली रेडियस है जो कि हमने लिया हुआ था, कहाँ से जी। r की वैल्यू पुट करने से पहले एक छोटा सा स्टेप है वो हम कर लेते हैं पहले। ये आपने इसी तरह नेक्स्ट चलाना है। अब ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा था वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
ये दो एनर्जीज को आपने जमा कर देना है तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो हम जमा करने लगे हैं जी। काइनेटिक एनर्जी को ज़रा जमा करें। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या निकली थी? जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है जी? माइनस है तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस ही लिख देता हूँ डायरेक्ट ही, माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक हो गया जी। अब आप आगे चलते हैं ज़रा। यहाँ से आपके पास 1/8 और 1/4 को आप माइनस करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आंसर आएगा? जेड ई स्क्वायर ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1/8 माइनस 1/4। ठीक है जी। तो ये जब आप हल करते हैं तो आपके पास जेड ई स्क्वायर माइनस पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये नीचे 8 आ गया। और आपको पता है कैसे ये गुला फैक्टर लिया जाता है, 4 2 8 और ये 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास -1/8 तो आप माइनस को शुरू में ले आएंगे, माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये माइनस की वैल्यू साथ आ चुकी है। अब आप इसके अंदर आर की वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर मैं कह देता हूँ जो आपने नेक्स्ट है 3, बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू पुट करना ज़रा, माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर की वैल्यू बेटा आपने जो पीछे पढ़ी है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, उसके अंदर वो आपके पास थी एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा आपने कैंसिलेशन करवा देनी है पाई पाई के साथ। उसके बाद जी ये आप अगर आप ऊपर लेके जाएं दोबारा, ये नीचे वाले बटे वाली चीज़ को आप ऊपर लेके जाते हैं तो ये आपके पास बन जाता है माइनस एम जेड स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर, ये क्योंकि जेड एक दफ़ा और ये दूसरी दफ़ा, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा E4 माइनस एम जेड स्क्वायर E4 ओवर 8 पाई, सॉरी पाई तो खत्म हो गया था, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ये किसकी वैल्यू है जी? टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी की वैल्यू। अब यहाँ से आपने इसको मैं दोबारा क्लियर करके लिखने लगा हूँ। ये आपने आर की वैल्यू पुट कर आके बेटा आराम से कैंसिलेशन करा देनी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आप जब देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। जहाँ पे आपके पास माइनस भी है साथ एम जेड स्क्वायर E4 मतलब ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब आगे चलते हैं कि आपके पास ये कैंसिलेशन होने के बाद लास्ट जो वैल्यू बचती है आपने जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर को अलग करवा लेना है। यहाँ से मैं लिखता हूँ E इज इक्वल टू माइनस एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर को मैं अलग करने लगूँ एच स्क्वायर आप यहाँ लिख दें और ये मल्टीप्लाई कर दें जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर अलग कर लें। बेटा ये जो आपके पास वैल्यू है इस वैल्यू को एक ख़ास यूनिट दिया गया है, जो वैल्यू निकाली गई है उन्होंने हल करके निकाला है और वो वैल्यू आई है माइनस 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴
-18 -18 और मल्टीप्लाई बाई z² ओवर n², ये जॉल, ये एनर्जी का यूनिट जॉल है, तो आपके पास ये जॉल आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये -2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻18, ये आपके पास लास्ट आंसर है, मल्टीप्लाई बाई z² ओवर n²। अब आपने, अगर आपको कहा जाता है किसी इलेक्ट्रॉन की जो कि शेल नंबर फलां के अंदर मौजूद है, आप उसकी एनर्जी बताइए, तो आप क्या करोगे? z है एटॉमिक नंबर, उसका फ़र्ज़ किया है 5 की पावर 2, 5 5 25 डिवाइडेड बाई n है नंबर ऑफ शेल्स, कौन से शेल्स में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, ये वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू लिखी हुई है, आपने पहले शेल की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की और पांचवें शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम करनी है। ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, आपने लिख के और इसकी पिक्चर व्हाट्सएप करनी है, और फिर मुझे आपने बताना है कि क्या ये डिफरेंस, ये जब दूर जाते जाते हैं शेल्स में एनर्जी बढ़ती है या कम होती है, बढ़ती है या कम होती है। अगर एनर्जी कम होती है या बढ़ती है, तो आपने मुझे इसके साथ रीज़न भी लिखनी है कि सर ये रीज़न है कि जब दूर जाते जाएं तो एनर्जी पे ये असर इसलिए होता है, बढ़ने का या कम होने का। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। कोई भी एटम ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई और ले सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो आप ये वैल्यूज़ उसके अंदर पुट करेंगे और ये वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ भी सकते हैं। बस एक ख्याल रखिएगा, फिर मैं ये कहूँगा कि आपने इसको क्लियर करके रखना है, और जहाँ पे कटिंग होगी फिर आपको इश्यूज़ होंगे। हाँ, आसानी से जब सेपरेट लिखेंगे, एक एक लाइन का फ़र्क करके लिखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। तो इस लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।